वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो रहेगी पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो, जहाँ पे हमने टॉप 5 टीमों के बारे में बात करी थी, अभी तक क्या हाल चल रहा है उनका इस आईपीएल 2025 में। तो और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉटम 5 टीम्स के बारे में, जिस वीडियो में मेरे साथ देंगे मेरे दो दोस्त अनुराग और आर्यन। तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम टीम जो बॉटम में है। हमने सोचा नहीं था, वैसे किसी ने नहीं सोचा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर की ये हालत रहेगी। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारे थे, दूसरा मैच उतने ही बुरे तरीके से जीते, और तीसरा मैच फिर उतने ही बुरे तरीके से हारे। तो आर्यन, क्या लगता है कि केकेआर पिछला सीजन चैंपियन बनने के बाद इतना बुरा डाउनफॉल, क्या गलतियां हो रही है केकेआर में? देखो, पहले तो पहली गलती थी, मतलब गलती थी या कॉल थी श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को छोड़ना पहली चीज तो वही वही गलती हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया था वो तब भी। बट उसके बाद अगर अभी देखें तो केकेआर की बैटिंग देख लो। बैटिंग में केकेआर की तुम ढूंढोगे कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो चल जाए। क्विंटन डिकॉक कभी 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 चल सकता है, अजिंक्य रहाणे वो मतलब अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 2-3 साल से वो अच्छा अच्छा T20 प्लेयर बन गया है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बट उसके अलावा कब मतलब ऐसा वो हुआ कि जो है अजिंक्य रहाणे ने कुछ मतलब क्लियर वैसा कर दिया हो। तो मतलब ऐसी डिपेंडेबल बैटिंग नहीं है उनकी। उनकी डबाडोल से बैटिंग है और वो दिख रहा है। हम लोगों ने अभी मुंबई वाले मैच में देखा, वो वानखेड़े आए, वानखेड़े में स्विंग वगैरह हुई, वो सारे फंसने लगे। क्विंटन डिकॉक लो, सारे ऊपर से नीचे कोई भी उठा लो, उनके पास बॉलिंग अच्छी है, स्पिनर अच्छे हैं। स्पिनर उनके सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया वो है। लेकिन उसके अलावा कुछ केकेआर में ऐसा इंप्रेसिव है भी नहीं इस बार। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स भी काफी हैं। अनुराग को मैं आपको जरूर बोलने का मौका दूंगा। रिंकू सिंह भी कुछ उतने फॉर्म में लग नहीं रहे हैं तीनों मैच में। आर्यन ने बात करी नारायण और चक्रवर्ती की, वो भी उतने कुछ घातक साबित हुए नहीं है। मुझे अभी तक नहीं लगा है देख के कि बहुत ही डेडली हाँ, बॉलिंग कर रहे हैं जैसे चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे जितना चैंपियंस ट्रॉफी में। नाम और हुआ था, हम लोगों ने जब आईपीएल से हाँ, पहले चैंपियंस ट्रॉफी देखा था, वरुण चक्रवर्ती ने कितना बढ़िया किया था। तो मतलब जितना नाम है उस हिसाब की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। उसके बाद हर्षित राणा भी बहुत ही डल डल से लगे हैं, ऐसा कुछ बहुत अच्छी बॉलिंग अभी तक उन्होंने नहीं करी है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उनको मौके नहीं मिले, 3 मैचेस में 11-12 ओवर तो डाल ही चुके हैं। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन भी पिछला मैच अगर छोड़ दें तो उतनी ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग में भी हेल्प नहीं मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज लग रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेंकटेश अय्यर जो सबसे बड़े भाई थे इनके, इतना बड़ा रकम इन पे लगाया था और तीनों मैच में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए। ये भी नहीं कि स्टार्ट अच्छा दिया हो, अच्छे हिटे हिटे मारी हूँ, कुछ नहीं दिखाया वेंकटेश एक तरफ से। अजिंक्य रहाणे बहुत ही शांत दिमाग वाले कप्तान हैं, हमेशा से हमने देखा है। जरूर कुछ ना कुछ ढूंढेंगे मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या क्या अनुराग। जी। केकेआर जो है ना वो पिछले सीजन के माइंडसेट में फंसी हुई है। पिछले सीजन में जो उन्हें सॉल्ट और नारायण की इतनी अच्छी स्टार्ट्स मिल रही थी, तो उनका जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो उतना ट्राई हुआ नहीं था। तो वो इस साल हो गया एक्सपोज, क्योंकि फिल सॉल्ट है नहीं, नारायण उस फॉर्म में है नहीं। और सबसे बड़ी जो गलती केकेआर कर रही है वो उसको रघुवंशी को 4 नंबर पे बेच के। आई एम नॉट अगेंस्ट रघुवंशी, बस बात यह है वो 4 नंबर पे आता है रघुवंशी। तो उससे क्या होता है, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, इनका बैटिंग पोजीशन एक एक नंबर नीचे हो जाता है। वेंकटेश अय्यर ने पिछले साल ज्यादातर रन रन अपने 4 नंबर पे बनाए। और वेंकटेश अय्यर ने, हमने शुरू से देखा है, नंबर 4 या ओपनिंग इन दो पोजीशंस में ही अच्छा किया है। उसका नंबर आप नीचे करते जा रहे हैं, उस एक तो उस पे समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं। और रिंकू सिंह शुरू से कहते आ रहे हैं कि रिंकू सिंह को ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलने का मौका मिलना चाहिए, थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। वो चीज गलती कर रहे हैं। नारायण पूरे साल फॉर्म बैटिंग में नहीं चले बिल्कुल। एक 50 नहीं मारी उन्होंने आईपीएल के बाद से, ना उन्होंने ओपनिंग की कहीं पे, लोअर ऑर्डर में खेले। तो मुझे लगता नहीं है कि नारायण ओपनिंग में बहुत ज्यादा चलेंगे। उनको वापस नीचे अपनी पोजीशन में लाएं और रघुवंशी से आप ओपन करा लें डीकॉक के साथ। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हर प्लेयर अपनी नेचुरल बैटिंग पोजीशन पे आ जाए। और स्पिनर्स उनके तभी इफेक्टिव होंगे जब बोर्ड पे रन लगेंगे। जब तक बोर्ड पे रन नहीं लगेंगे स्पिनर्स उनके इफेक्टिव नहीं होंगे। जिस मैच में इन्होंने पहले बॉलिंग की, उसमें सामने वाली टीम को 150 रनों पे रोक दिया था। उसमें स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। और एक प्रॉब्लम और है, नई बॉल से विकेट, नई बॉल से कंसिस्टेंटली विकेट लेंगे तब इनके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में आके अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। और पिछले मैच में जैसा कि हमने देखा, नंबर 9 पे रमनदीप सिंह आए थे। मतलब इतनी ज्यादा गहरी बैटिंग, और उसके बाद भी अगर टोटल देखोगे तो 116। तो ये कुछ सही लग नहीं रहा है सुनने में भी, और ना ही देखने में सही लगा था। तो खैर, मुझे लगता है कि केकेआर भी इस इन सवालों का जवाब देख रही होगी जो हमने भी सवाल किए हैं उनसे। तो लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। हमने प्रीव्यू में भी बात करी थी कि पिछले साल से टीम डिग्रेड लग रही है थोड़ी सी, बैकअप्स नहीं है उतने, जो 11-12 खेलने वाले वही हैं मेन।
अनुराग, क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स के बारे में अभी तक? जी, एक चीज से शुरू करना चाहूंगा। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था रियान पराग का, जिसमें वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता ऐसा है जिस साल, पिछले साल जितने रन बना पाएगी, सारी टीमों ने उनकी स्टडी कर ली होगी, प्लानिंग करके आएंगे। एटलीस्ट हमने और मैंने तो कर ही दी। पहले ही मैच में 286 रन खा गए और एकदम क्लूलेस कैप्टनसी करी। इतना गंदा एटीट्यूड है उस बंदे का, इतना गंदा, आज तक कुछ अचीव किया नहीं है उसने। और एटीट्यूड ऐसा लेके घूमते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के बादशाह हैं। कोहली के बाद जैसे उन्हीं का नंबर आता हो। तो सबसे बड़ी बात, और ये मिस्ट्री मुझे आज तक समझ में नहीं आई, संजू सैमसन बैटिंग कर ले रहे हैं, जितना सुनने में आया उनके हाथ में फ्रैक्चर है, उसके साथ बैटिंग कर ले रहे हैं लेकिन कीपिंग नहीं होगी। जबकि बैटिंग करना, मेरे हिसाब से तो कीपिंग करने से ज्यादा हार्ड है फिंगर इंजरी के साथ। तो वो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है। और जायसवाल, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है जायसवाल से, वो चल ही नहीं रहे। पता नहीं उनका आईपीएल में कैसा फॉर्म गया पिछले साल से। पराग की तो मैंने बता ही दिया बहुत। और कैप्टेंसी कर रहे हैं तो 3 नंबर पे भी खेलना है, 3 नंबर पे आ गए, नीतीश राणा को उनकी अननेचुरल पोजीशन में भेजा, खुद भी अपनी पोजीशन चेंज की, कुछ रिजल्ट नहीं मिले, जैसी नॉर्मल पोजीशन में आए। राणा 3, पराग 4, बैटिंग अच्छी हो गई, राणा ने भी रन बना दिए। और हंसा रहूंगा आपको, 6 नंबर पे भेजना। आपने 11 करोड़ रुपए देके हेटमायर को रिटेन किया है। अगर आपका इतना, मतलब रिटेन्ड प्लेयर, वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में रिटेन किया हो प्लेयर, अगर 20 25 30 बॉल नहीं खेल सकता है, सिर्फ 8 10 बॉलों का ही प्लेयर है, तो इतने पैसे देने का क्या मतलब था उसे? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती टीम की। हसरंगा को भेज रहे हैं 6 नंबर, और नई बॉल से इतने रन पड़ रहे हैं उनके, भले कोई भी नई बॉल डाले, चाहे तीक्ष्णा डालें, चाहे फरूकी डालें, चाहे आर्चर डालें। पिछले मैच में भले ही उन्होंने अच्छी डाली हो, लेकिन नई बॉल पे बहुत रन पड़ रहे हैं। ओवरऑल मतलब पूरी टीम में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब मे बी संजू सैमसन ने फुल टाइम कैप्टन वापस आया तो कुछ चेंजेस हो, वरना मुझे तो नहीं लगता राजस्थान बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी इस सीजन। और इस आईपीएल की बात ही नहीं, मैं पिछले कुछ समय की बात कर रहा हूँ। आर्चर रन तो ऐसे, आर्चर को रन तो ऐसे पड़ रहे हैं जितने रन बैट्समैन को बनाने चाहिए उनके टीम के, वैसे उनको रन पड़ जाते हैं। 70 76 65 60। तो डेडली बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ वैसा इफेक्ट लग नहीं रहा है मुझे लगता है। हजरंगा एक लौते पॉजिटिव पिछले मैच मुझे लगे बॉलिंग में। और जैसे कि अनुराग ने कैप्टनसी की बात करी, वो भी डामाडोल सी लग रही है। तो राजस्थान के पास तो बहुत कुछ है देखने को, स्क्रूटनाइज करने को। देखते हैं कब तक सही करके, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। 14 मैचेस मिलते हैं आपको, वापसी हो सकती है। तो लेट्स सी राजस्थान रॉयल्स आगे क्या करेगी। अब अगली टीम की बात करने जा रहे हैं जिससे हम सबको बहुत ढेर सारी उम्मीदें थी आईपीएल सीजन के स्टार्ट में, लेकिन अब ही वो धाराशायी होते दिख रहे हैं पहले मैच के बाद। आरएन, क्या लगता है एसआरएच की गलतियां कहाँ हो रही है? ट्रेविस हेड के अलावा अभी तक जो बैट्समैन की कंसिस्टेंसी है वो दिख नहीं रही है, क्या लगता है आरएन? देखो, हैदराबाद के साथ दिक्कत यह है कि हैदराबाद की एक ही स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ में भी एक ही स्ट्रेंथ है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उनकी एक स्ट्रेंथ है बैटिंग, और उस बैटिंग में भी उनकी स्ट्रेंथ है अटैक। और वो उसी पे चल रहे हैं कि हम बस अटैक करेंगे, हम हर मैच में 300 बनाएंगे, हम 300 से नीचे नहीं रहना चाहते। और उसकी वजह से वो 150 बनाने के भी लाले पड़ जा रहे हैं, कि मतलब या तो 300 या 150, वो वाला हिसाब है। जिस दिन सबका दिन हो गया उस दिन 300 बन जाएंगे, वरना नीचे रह जा रहे हैं। ट्रेविस हेड को अगर हटा दें, तो ट्रेविस हेड के अलावा कोई कंसिस्टेंट नहीं है। अनिकेत सिंह ने भी बहुत अच्छा अभिषेक शर्मा परफॉर्म है, किया है, अनिकेत सिंह ने। अनिकेत वर्मा, हाँ हाँ। अनिकेत वर्मा, वर्मा सॉरी। हाँ हाँ। तो मतलब ट्रेविस हेड को अगर हटा दें, तो उसके अलावा पिछले मैच में अनिकेत वर्मा ने परफॉर्म किया। पहले मैच में ईशान किशन ने भी 100 मारा था, उसके बाद ईशान किशन भी कुछ परफॉर्मेंस ऐसा दे नहीं पाया। पहले मैच में 100, उसके बाद सबका मतलब एकदम से शोर मचने लगा कि ईशान किशन का कमबैक एंड बीसीसीआई को रिप्लाई एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन फिर 2 मैच से ईशान किशन टोटल फ्लॉप है। मिचेल स्टार्क ने हल्का सा वो कट के लिए बाउंसर दिया, सीधा प्लेयर में हाथ, प्लेयर के हाथ में बॉल दे दी। उस उससे पहले वाले मैच में डक, गोल्डन डक। और अभिषेक शर्मा से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, जिस हिसाब से उन्होंने पहले मतलब सब कुछ खेला। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस तीनों ही मैच में, ईशान किशन ने फिर भी पहले मैच में 100 मारा, ये अभिषेक शर्मा ने तीनों ही मैच में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। पिछले मैच में अगर अनिकेत वर्मा नहीं होते, या फिर अनिकेत वर्मा का वो एक कैच पकड़ लेते विपराज निगम, तो इनके 100 बनने की भी दिक्कतें हो जाती। तो ऐसा वाला है, मतलब इस माइंडसेट से खेलना कि मैं तो 300 ही बनाऊंगा, इससे कुछ मुझे तो इतना ज्यादा वो लग नहीं रहा। तुम अपना 200 बना, 200 भी अगर बनाओ, 190 भी बनाओ, अपनी बॉलिंग से आके जीतो। बॉलिंग बॉलिंग खराब नहीं है, पैट कमिंस है, मोहम्मद शामी है, अच्छी बॉलिंग है, लेकिन वो बॉलिंग भी नहीं इतनी ज्यादा परफॉर्म कर पा रही है। तो हम अब ये मतलब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने प्रीव्यू के टाइम पे भी ये गैस, मतलब जब मैंने प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे थे, तो मैंने उसमें बोला था कि हैदराबाद शायद ना क्वालिफाई करे।
तो और मुझे लगता है ऐसा कि रियान पराग की बात शायद सही हो गई है कि वो खुद तो स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन बाकी टीमों ने स्टडी कर लिया है एसआरएच को कहीं ना कहीं। और जो अर्ली विकेट्स होते हैं उससे एसआरएच प्रेशर में आ जा रही है कहीं ना कहीं, हमने देखा। और बॉलिंग जो है वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लग रही है, मोहम्मद शमी हो, हर्षद पटेल हो, पैट कमिंस हो, एडम जैम्पा हो। लेकिन वो कुछ खास साबित हुआ नहीं है, क्योंकि पहले मैच में 280 बनाया था इन्होंने, तो 240-50 के आसपास खाए भी थे। उसके बाद पूरन ने बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया था, और पिछले मैच में दिल्ली ने डोमिनेट कर दिया। दोनों मैचेस में 170-80 के आसपास का टारगेट इन्होंने 15 ओवर में खाए हैं, और उसके पहले 240 खाए थे। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ बैटिंग को ही स्ट्रेंथन करना। हेनरी क्लासन भी एलिफेंट इन द रूम, अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी आई नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन थी। 23 करोड़ में रिटेन हुए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसआरएच को भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है। हमेशा सिर्फ अटैक ही नहीं चलेगा उनका। नो डाउट पिछले सीजन में सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम स्टडी कर ली है और अब प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। अगली टीम की बात करते हैं जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। उम्मीदों के अनुसार हमने बात भी करी थी कि एक जो जो हमने बात करी थी, खैर वो अभी तक तो सही होती आई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अनुराग कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स, अनुराग क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स को लेके? जी देखिए, सीजन से पहले ही बोल दिया था फायर पावर की कमी है बैटिंग लाइनअप में, साफ साफ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से वो टीम खिला रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमएस धोनी 9 नंबर आ रहे हैं, कभी 8 नंबर आ रहे हैं, अपने से ऊपर सबको अपने से ऊपर भेज दे रहे हैं, और जिसको बल्ला पकड़ना आता है जाओ मेरे से ऊपर बैटिंग कर लो। एमएस धोनी ने टीम का बैलेंस बिगाड़ा सबसे पहली बात। अगर वो अ- भले ही एमएस धोनी या कोई प्लेयर हो, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं खेल सकता तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। कोई मतलब नहीं है टीम का बैलेंस बिगाड़ने के लिए। वो, अभी मैंने एक स्टैट शेयर किया था आपके साथ, उन्होंने पिछले 3 सीजन में जीते हुए मैचेस में 3 रन बनाए हैं, हारे हुए मैचेस में 167 रन बनाए हैं, ऐसा कुछ था। उनका मतलब जीत में कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, और जब जब उनकी बैटिंग आ रही है टीम हार रही है। तो उसका कोई मतलब नहीं है इस तरीके की बैटिंग का। अगर वो 7 नंबर पे नहीं खेल सकते तो उन्हें खेलना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि वो टीम का भला नहीं कर रहे हैं। उनकी वजह से जडेजा 6 नंबर खेलते हैं। जडेजा 6 नंबर के प्लेयर ही नहीं है, टी20 में वो उतने अच्छे प्लेयर हैं भी नहीं। पिछली बार भले ही उन्होंने फाइनल जिता दिया था, वो 2 बॉल की बात थी, लेकिन जहां थोड़ी बड़ी पारी खेलनी पड़ जाए वहां जडेजा नहीं काम कर सकते। और एक चीज जो चेंज कर सकती है चेन्नई, क्योंकि उनके इंडियन बैटर्स जो हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, वो नहीं चल रहे हैं। क्या नाम है, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, ये सब नहीं चल पा रहे हैं। और गायकवाड़ 3 नंबर पे आ रहे हैं ताकि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्हें भी पता है ये प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं चला पाएंगे। तो एक चेंज जो कर सकती है वो डेवन कॉनवे और गायकवाड़ से ओपन करा के रचिन रविंद्र को 3 नंबर या 4 नंबर पे खिला सकते हैं। और यही हमने अपनी प्लेइंग 11 में भी शायद बताया था पहले, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए। तो बीच में शिवम दुबे हो जाएंगे, और एमएस धोनी 7 नंबर पे आए, उन पे भागा जाए ना भागा जाए, वो आए 7 नंबर पे, क्योंकि टीम का बैलेंस तभी बनेगा, वरना टीम का बैलेंस नहीं बन पाएगा। और वो लोग एक फॉरेनर फास्ट बॉलर जो इसको जिसको भी खिला रहे हैं, सैम करन, जेमी वॉल्टन, उसको बाहर करके अंशुल कंबोज को खिलाए, उससे उनकी टीम का बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर चेन्नई को 200 प्लस चेस करने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े चेज वो यदा कदा कर दे, वरना वो कंसिस्टेंटली चेज नहीं कर पाएगी और ना इतने बड़े टोटल बना पाएगी। बिल्कुल, अनुराग ने सही पॉइंट उठाया कि पहले 2 मैचेस में सैम करन को ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। अगले मैच में जेमी वॉटन को ट्राई किया, कुछ खास काम नहीं आया। तो डेवन कॉनवे को ही क्यों ना ट्राई किया जाए, जिससे ओपनिंग थोड़ा स्टेबलाइज होगा। फिर नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी को यूज करें, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को हमने ओपनिंग करते बहुत कम देखा है किसी भी फ्रेंचाइज में, और फिर इंटरनेशनल जब भी खेला उन्होंने। तो मैं भी उनको थोड़ा टाइम दें, नंबर 3 पे आने का मौका दें। नंबर 4 रचिन रविंद्र, नंबर 5 शिवम दुबे, तो ये फिर भी एक बैलेंस मिडिल ऑर्डर लग रहा है। और रही बात एम एस धोनी की, तो बिल्कुल सही बात है। अगर वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो टीम में रहने का भी उतना कोई सेंस लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप तब आ रहे हो क्रीज पे जब मैच हाथ से निकल चुका है, तो फिर तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो काफी, और जहां तक रही बात बॉलिंग है, तो नूर अहमद बहुत इंप्रेस किया है, खलील अहमद ने बहुत अच्छा इंप्रेस किया है। दोनों ने ही पर्पल कैप में टॉप 3 में दो तो सीएसके के ही हैं। तो नो डाउट बॉलिंग अच्छी हो रही है, पथियाना भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बैटर्स का साथ मिलना चाहिए, स्पेशली शिवम दुबे भी, जो पिछले 1-2 सीजन से काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे, वो भी कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। तो सीएसके के लिए भी बहुत ढेर सारे सवाल है जिनका उनको जवाब ढूंढना है। तो अब रही बात आखिरी टीम की, और वो है संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी इतिहास के ऋषभ पंत, जो मुझे लग रहा है अपने दाम के तले दबे हुए हैं। कुछ खुल के नहीं आ पा रहा है, ना कैप्टेंसी में ना ही बैटिंग में। निकोलस पूरन को टीम से हटा हटा दो तो मुझे लगता नहीं है कि टीम में
कुछ भी पावर बची रहेगी जो कि बाहर आ सकती है। क्या लगता है आर्यन, आपकी पुरानी फेवरेट टीम लखनऊ का ये हाल अभी क्यों हो रखा है? आ, देखो, मतलब एक ही प्लेयर चल रहा है यार, निकोलस पूरन के अलावा तुमको एक ऐसा प्लेयर बता दो जो इनको परफॉर्म करके दे रहा हो। निकोलस पूरन जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है पहले तो निकोलस पूरन के लिए। क्योंकि ये हिटर्स हम लोगों ने देखे हैं कि वो ऑन एंड ऑफ हिटर्स रहते हैं। और निकोलस पूरन को हमने पिछले एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा कि कहीं भी किसी भी लीग में खेल रहे हैं वो परफॉर्म करके आए हैं। तो एक इकलौते प्लेयर है निकोलस पूरन, बहुत ज्यादा बर्डन है, और उस बर्डन को वो मतलब उस बर्डन की वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं खराब हो रही है, ये चीज बहुत अच्छी है। वरना अगर ऐसे चलता रहा तो 3-4 मैच बाद आप देखेंगे निकोलस पूरन की भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लगेगी जब दूसरों से सपोर्ट मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, पहले तो वही एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज है कि 27 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा, क्योंकि ऋषभ पंत के T20 स्टैट्स इतने अच्छे हैं नहीं, हम लोग को पता है। व्हाइट बॉल स्टैट्स T20 ओडीआई दोनों जोड़ दो तो व्हाइट बॉल स्टैट्स इतने अच्छे हैं नहीं, उनको इतनी हाई प्राइस देने की कोई जरूरत नहीं थी। श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख जो मिले हैं, वो डिजर्व कर रहे हैं उस चीज का, मतलब उनको उनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग वो मिला हुआ है। इसमें कुछ आइडिया नहीं कैसा है। और ऋषभ पंत वैसी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, 3 मैच में अगर 3 मैच में निकालो तो 27 करोड़ में खरीदने के बाद 3 मैच में उन्होंने 27 रन भी नहीं बनाए। तो वह कुछ मतलब अलग ही टफ कर लिया है अपने लिए। उसके अलावा बॉलिंग 27 करोड़ खरीद लिए थे, वो सब कुछ ऑक्शन की टेबल पे ही गड़बड़ कर लिया था उन लोगों ने। 27 करोड़ उन्होंने एक प्लेयर में लगा दिए। तो अब वो बॉलर्स भी उनके पास ऐसे डिपेंडेबल नहीं है, ऐसे बढ़िया बॉलर्स वो खरीद नहीं पाए वहां पे, जो यहाँ पे उन्होंने मैच जिता के थे, मैच निकाल के थे। और जो बॉलर्स हैं वो एनसीए में है, इंजर्ड है। तो बहुत मुश्किल है भाई लखनऊ के लिए इस बार। मुझे लगता है जो बॉलिंग में दो बड़े नाम है, आवेश खान और रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर का बाद में इंक्लूजन हुआ, उन्होंने अभी तक अच्छी बॉलिंग करी भी है। लेकिन जो आवेश खान और रवि बिश्नोई है वो अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाए हैं दोनों मैचेस, इवन तीनों मैचेस में। तो मुझे लगता है कि उन दोनों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा बॉलिंग में। रही बात शार्दुल ठाकुर की, बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो ऋषभ पंत उनको अपने कोटे के ओवर्स पूरे करवा क्यों नहीं रहे हैं। जो आपके वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जब वो स्टार्टिंग में विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो उनसे बॉलिंग आप करवा क्यों नहीं रहे? मुझे सबसे पहली बात तो यही समझ नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस डाउन है वो उनकी कैप्टेंसी में भी दिख रही है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। और ऊपर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओनर का भी दबाव कहीं ना कहीं आ ही जाता है, माइंडसेट में कहीं ना कहीं प्ले करता होगा ऋषभ पंत के भी। मार्श ने 2 मैचेस में अच्छी पारी खेली, लेकिन तीसरे मैच में फ्लॉप हुए। तो ओवर एंड ओवर हमने भी बात करी थी प्रीव्यू में कि लखनऊ की उतनी टीम स्ट्रांग नहीं लग रही है अभी, ऑन पेपर देखा जाए तो। देखते हैं क्या लखनऊ करती है। अनुराग क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि हमने जैसे प्रीव्यू में बोला था इनकी बॉलिंग में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्साइटिंग बॉलर नहीं है। मयंक यादव थे, इंजर्ड हो गए। लखनऊ की जो पूरी मुश्किल होगी ना, उनको टारगेट डिफेंड करने में बहुत मुश्किल होगी। एक तो इनएक्सपीरियंस बॉलर, वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी वाले बॉलर नहीं है। तो टारगेट डिफेंड तो ये 10 में से 9 बार नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इनकी बैटिंग जो है उसमें ऋषभ पंत 4 नंबर पे आते हैं, उससे दो नुकसान होते हैं। 3 नंबर पे या तो निकलस पूरन अपना नेचुरल गेम खेल के 25 में 70, 30 में 70 उस तरीके की पारी खेल के जाते हैं, तो ऋषभ पंत पे वो प्रेशर पड़ता है कि उन्हें भी उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है, जो कि उनका मुझे लगता है नेचुरल गेम नहीं रहा। पहले हुआ करता था, वो नेचुरल गेम नहीं है। पंत को शुरू में थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मारते हैं। और अगर कहीं ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए, तो फिर पंत की वो एबिलिटी भी नहीं हमने देखी है जो वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, थोड़ा वो टाइम लेके फिर मारते ही हैं। ये उनका नेचुरल गेम, तो दोनों तरीके से उनका 4 नंबर पे गेम अफेक्ट हो रहा है। उनके लिए सजेशन ये रहेगा, एडन मरकरम जो ओपनिंग में नहीं चल रहे हैं, उनको या तो 4 नंबर पे खुद से अपनी बैटिंग पोजीशन स्वैप कर लें, ओपनिंग करें मार्श के साथ, या फिर मरकरम को बाहर करके पूरन को भले ही 4 नंबर पे भेजना पड़े, भेजें टीम के बैलेंस के लिए। 4 नंबर पे करें पूरन को, 3 नंबर पे आयुष बडोनी को, क्योंकि आयुष बडोनी फिनिशर नहीं है। उन्हें फिनिशर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वो फिनिशर नहीं है। उनके गेम से ही पता चलता है कि वो फिनिशर वाला उनका गेम नहीं है। फिनिशिंग करने दें मिलर और अब्दुल समाद को, इससे टीम का बैलेंस बनेगा। और बैटिंग से ही ये लोग मैच जीत सकते हैं, बॉलिंग से ये लोग मैच नहीं जीत पाएंगे। तो इन्हें अपनी बैटिंग पोजीशन थोड़ी सी स्वैप करके एक अच्छी चीज करनी चाहिए उसमें, वरना इनका कुछ नहीं हो सकता लखनऊ को। आई होप एक एलएसजी। चीज और, हाँ। लखनऊ के साथ एक ड्रॉबैक और है, मतलब ये सारी चीजों के साथ इनका एक बड़ा ड्रॉबैक है इनका ओनर। तुम बाकी किसी फ्रेंचाइज को देख लो, तुमने कभी देखा है कि किसी फ्रेंचाइज का मैच खत्म हो रहा है उसके बाद उसका ओनर आके उसके कैप्टन से बात कर रहा है मैच हारने के बाद? मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल बात भी हो रही हो, लेकिन वो वहां पे डिस्कस करता है ओनर। मतलब अब
तुम्हारा काम बिजनेस है, तुम अपना बिजनेस संभालो, तुम्हारी टीम है, तुम उस हिसाब से चलाओ। कैप्टन प्लेयर्स इनको चलाने तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि जब तुम्हें पता होता है ना, जैसे इन जनरल भी हम लोग ऐसे स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट में कहीं पे रहते हैं ना, तो वो एक बंदा अगर हमारे ऊपर सर पे हमेशा चढ़ा रहता है ना कि हमको जाके इसको जवाब देना, हमको जाके इसको जवाब देना, तो उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो फ्री माइंड से जी। खेलने दें अपने प्लेयर्स को, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे तो हो। वो इंटरफेरेंस ऑफ हम्म। अथॉरिटीज ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हमने पिछले साल भी कुछ इमेजेस देखे थे केएल राहुल के साथ जो कि नहीं अच्छे थे। तो वो तो अब संजीव गोयनका जी पे ही हम छोड़ देंगे कि वो कैसे अपनी टीम को चलाना चाहते हैं। आखिरकार टीम उनकी है, तो आई होप ये बॉटम 5 टीमें के मैनेजमेंट को और टीम को भी ये सब दिक्कतें दिख रही हूँ। आशा है कि सिर्फ हमें ही ना दिख रही हूँ ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप हमने टॉप 5 टीमों की बात करी, बॉटम 5 टीमों की भी बात करी। आपको वीडियो पसंद आया हो, आप अपने ओपिनियन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।